Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about human digestive system. और कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने ये टॉपिक का स्टार्टिंग कर दिया था और वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, माउथ के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने वोकल कैविटी के बारे में पढ़ा। तो वोकल कैविटी किससे बनता है, तो टीथ, टोंग और जो सलाइवरी ग्लैंड थे ये सारे इंक्लूड करके हमारा वोकल कैविटी बनाता है और उसे हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। फिर स्टमक के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग ये सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टीथ्स भी पढ़ा था। जैसे 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास। एक इंसिसोरस होता है, कैनिस, प्रीमोलार्स, मोलार्स। फिर हम लोगों ने डेंटल फॉर्मूला देखा था। वहाँ पे क्या देखा था कि जो परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है वो हमारा 2123/2123 होता है, और जो टेम्प्रोरी का होता है वो क्या होता है, तो 2102/2102। यहाँ इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा टेम्प्रोरी टीथ होता है वहाँ पे प्रीमोलार्स पूरा एब्सेंट होता है और मोलार्स का एक लास्ट पेयर जिसे हम लोग विस्डम टीथ बोलते हैं वो भी एब्सेंट होता है। ओके और आज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, और वो हमारा क्या है, स्टमक। गॉट इट। तो आज हम लोग स्टमक्स के बारे में देखेंगे। तो ये किस टाइप का होता है, इसका शेप कैसा होता है, तो जे शेप का। यहाँ पे फिगर के थ्रू भी देखो, ऐसे जे जैसा दिख रहा है ना, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा होता है, तो जे शेप का होता है। और ये क्या है, एक पाउच है, एक सैक कंटेनर, जिसमें किसी पाउच में क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। तो स्टमक भी हमारा किसका काम करता है, ये भी हमारा पाउच का ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग अपना फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्टमक जो है हमारा जे शेप में है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो भी जो पाउच है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसका जो वाल है वो हमारा मस्कुलर होता है और थिक होता है, प्लस इलास्टिक नेचर शो करता है। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर उसको हम क्या करें, पूरा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, फिर अगर उसको छोड़ेंगे तो फिर वो अपने पोजीशन में आ जाता है, अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर देता है। सेम वैसे ही हमारा स्टमक भी है। इसमें जितना भी हम लोग खाना डालते जाते हैं ये इसका साइज बढ़ते जाता है ना, और फिर जब खाना उसमें नहीं होता है, सारा फूड डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर हमारे ब्लड में चले जाते हैं। और जब हमें भूख लगता है, जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, उस टाइम में स्टमक का साइज इतना होता है ना, और जैसे खाते इतना पूरा बड़ा हो जाता है। तो क्या शो कर रहा है, इलास्टिक वाला नेचर शो कर रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा जे शेप का जो पाउच है, उस मस्कुलर पाउच है, उसका जो वाल होता है वो कैसा नेचर शो करता है, इलास्टिक वाला नेचर शो करता है, ठीक है। और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि कैसे इलास्टिक वाला नेचर शो करता है, सही है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, ठीक है। और स्टमक का मेन काम क्या होता है, तो इसका काम होता है फूड को स्टोर करना, प्लस उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। यही काम होता है ना स्टमक के अंदर। खाना खाते हैं, प्लेट में खाना लेते हैं, ठीक है, खाते हैं, हमारे अंदर जाता है और कहाँ पे स्टोर होता है, स्टमक के अंदर ये स्टोर होता है, और वहीं पे इसका क्या होता है, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे एक अलग स्लाइड में ऐसे मेंशन कर दिया। क्या है यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ फूड की स्टोरेज करेगा। फिर हमें पार्शियली डाइजेशन, स्टमक में डाइजेशन होता है, लेकिन क्या फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है स्टमक में, तो स्टमक में फूड की कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टमक के अंदर फूड की पार्शियली डाइजेशन होता है, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस हियर, ओके। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, मैकेनिकल चर्निंग, ऐसे फूड्स को मिक्स करके पूरा ग्राइंड करता है, मिक्स करता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर्निंग बोलते हैं। और वहीं से जो फूड हमारा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस फूड को हम लोग चाइम बोलते हैं, ठीक है। और ऑसोफेगस से जो फूड आता है स्टमक में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बाउल्स बोलते हैं। समझ आया। तो थर्ड काम क्या है इसका, चर्निंग ऑफ फूड को
क्या करता है, चर्निंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। और इसके बाद से ये जो फूड होता है जिसको हम लोग चाइम बोल देते हैं, इसका रेगुलेशन भी करता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्टोमक कहाँ ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा ना, और वहाँ पे क्या होता है, एक इंस्पिक्टर लगा रहता है। इंस्पिक्टर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बैक फ्लो करवाने से बचाता है। तो उसी के थ्रू हमारा ये जो स्टमक होता है इसके मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे वो स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा तो ये फूड हमारा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो फिर से वापस आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारा 4 फंक्शन था। एक था स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा हमारा क्या था, पार्शियल डाइजेशन, और थर्ड हमारा क्या था, मैकेनिकल चर्निंग मतलब ग्राइंडिंग में, और फिर उसको रेगुलेट करता है, उसके मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ये सारे हमारा क्या था, तो फंक्शन था स्टमक का। उसके बाद से ये और गैस्ट्रिक जूस भी सीक्रेट करता है। इसी गैस्ट्रिक जूस के वजह से ही ना फूड की डाइजेशन स्टमक में होता है। फूड की डाइजेशन स्टमक में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होता है, और वो जूस बहुत टाइप्स का इंजाइम सिक्रेट करता है, और उसी इंजाइम की हेल्प से फूड की डाइजेशन होती है। जैसे कि स्टमक में जो सिक्रेट होता है वो क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, और पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, HCl का काम क्या होता है कि खाना के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमें बीमार कर सकता है। ठीक है, तो HCl वहाँ पे सिक्रेट होता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। सेकेंड इसका काम क्या होता है कि ये जो पेप्सिनोजेन जो स्टमक में सिक्रेट हो रहा है ये किस फॉर्म में होता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। ये काम नहीं कर सकता है, तो इसको एक्टिव में कन्वर्ट कौन करता है, तो इसको एक्टिव में भी हमारा HCl ही कन्वर्ट करता है। तब जाके हमारा पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, और तब वो हमारे प्रोटीन को स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करता है। वो भी कंप्लीटली नहीं, कुछ हद तक। ठीक है, कंप्लीटली कहाँ होगा, तो कंप्लीटली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन की वजह से। समझ आया। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 हमारा कंपोनेंट्स है, एक HCl है, एक म्यूकस है, एक पेप्सिनोजेन है। HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, प्लस पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, 2 काम कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे जो म्यूकस की सिक्रीशन होती है उसका काम क्या होता है, तो मान लो कि हमारे अंदर एसिड की सिक्रीशन हो रही है, तो एसिड कैसा नेचर शो करता है, कोरिजन वाला नेचर शो करता है ना, जला सकता है। तो स्टमक को भी वो जला सकता है ना। तो अब जो इनर लाइनिंग तो पहले से ही बहुत सॉफ्ट और डेलिकेटेड होता है, तो उसमें थोड़ा सा भी HCl बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो अपने साथ साथ म्यूकस की भी सिक्रीशन करवाता है। म्यूकस क्या करता है, ब्लैंकेट जैसा उस पूरे स्टमक को का इनर लाइनिंग को कवर कर देता है। तो जब स्टमक हमारा कवर हो जाएगा म्यूकस से, तो फिर HCl का इफेक्ट उस पर नहीं दिखता है, वो नहीं जलता है। ठीक है, इसीलिए देखना कभी कभी बोलता है एसिडिटी हो गया और बर्निंग टाइप्स का हो रहा है। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे बर्न हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो स्टमक में ही बर्निंग होता है। उस टाइम क्या होता है कि कोई खाना नहीं खाता या फिर फूड इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, तभी होता है ना। अधिकतर जो खाना वाना नहीं खाते हैं तो होने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ ये म्यूकस का अच्छा से सिक्रेशन नहीं हो पाता, और वही HCl जो सिक्रेट होता है तो उसको तो और काम करना नहीं है, जैसे कि पेप्सिनोजेन को एक्टिव नहीं करना है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, तो वही सब बर्निंग वाला इफेक्ट दिखाने लगता है। ठीक है, फिर उसी एसिड को हम सॉल्ट में उसको न्यूट्रलाइज फॉर्म में लाने के लिए जो हमारा मेडिसिन्स होता है वो जनरली किसके फॉर्म में हम लोग लेते हैं, बेसिक मेडिसिन्स लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक नेचर शो करता है, ताकि वो एसिड को हमारे पेट के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर ले और उस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल पाए। समझ आया। तो म्यूकस का भी काम पता चल गया कि प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक को HCl के एक्शन से। अब पेप्सिनोजेन का काम क्या होता है, तो जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन पेप्सिनोजेन तो एडल्ट जैसे कि बड़े जो इंसान मतलब जो बच्चे होते हैं, जो हम लोग होते हैं, तो हम लोग में क्या होगा, ये पेप्सिनोजेन की सिक्रीशन होती है जो कि प्रोटीन को मतलब डाइजेस्ट करता है। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं 1 साल से कम, जो सिर्फ अभी मिल्क जो मतलब होता है ना, सिर्फ अभी दूध पीते हैं, खाना वाना नहीं खाते, वही ना इन्फेंट्स, उन्हीं को ना बोलते हैं जो 1 साल के अंदर वाले बच्चे हों।
तो उनके अंदर, उनके स्टमक में किस चीज़ की सिक्रीशन होती है? तो उनके स्टमक में हमारा रेनिन की सिक्रीशन होती है, ठीक है। ये रेनिन इज यूज टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के केसेस में प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर? तो रेनिन करता है, क्योंकि वो बच्चे क्या खाते हैं? वो सिर्फ दूध ही पीते हैं, ठीक है। और दूध वाला जो प्रोटीन होता है ये रेनिन की हेल्प से बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। समझ आया? पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, रेनिन सीक्रेट होगा इन्फेंट्स में और वो हमारा इन्फेंट्स के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो यही सारा हमारा फंक्शन था किसका? स्टमक का, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम्स मिला, एक HCl, एक हमारा म्यूकस, एक हमारा पेप्सिनोजन। HCl का भी फंक्शन हम लोग देख लिए, म्यूकस का भी देख लिए, पेप्सिनोजन का भी देख लिए। और एक एडिशनल पॉइंट जो हमेशा याद रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है, वो क्या है? रेनिन, जो कि इन्फेंट्स के प्रोटीन को से ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और स्टमक कहाँ पे देख लो, यहाँ पे लोकेटेड है, ऐसा दिखता है, जस्ट लीवर के ऐसे साइड में। फिर हमारा स्टमक कहाँ ओपन होता है? हाँ, एक पार्ट तो बताना भूल ही गया। स्टमक में देखो 3 पार्ट्स होते हैं। एक जहाँ पे ये एसोफेगस ओपन होता है उसे हम लोग कार्डियक बोलते हैं, इसे हम लोग फंडिक बोलते हैं, इसे हम लोग सेंट्रल बॉडी बोलते हैं और इसे हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टमक, एसोफेगस स्टमक के कौन से पार्ट्स में ओपन होता है? तो कार्डियक में, ठीक है। और स्टमक का कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है? तो पाइलोरिक में। इस वजह से एसोफेगस और स्टमक के बीच के इंस्फिंक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक इंस्फिंक्टर, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ओपन हुआ ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्टमक के बीच के इंस्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। समझ आया? तो इंस्फिंक्टर का भी नाम, या फिर तुमको सिर्फ पार्ट्स का नाम याद रहेगा कि कौन कहाँ पे रहता है, तो तुम इंस्फिंक्टर भी कभी नहीं भूलोगे। गॉट इट? फिर हमारा क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने कल भी बताया था लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताया था। 3 पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक हमारा क्या होता है? एक हमारा ड्यूडेनम होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? जेजुनम होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है? इलम होता है, ठीक है। जेजुनम, ड्यूडेनम का काम क्या होता है? ड्यूडेनम वो वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला हिस्सा जहाँ पे स्टमक ओपन होता है, उसी हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। जैसे फिगर के थ्रू देखो, ये वाला हिस्सा जहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टमक ओपन हुआ है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम बोलेंगे, ठीक है। ये फिर जो ये मिडल वाला लेयर होता है उसे हम लोग मिडल वाला जो ट्यूब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं। और जो हमारा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग इलम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई लेबल भी करने को देगा तब भी गलती नहीं होगी। जहाँ पे स्टमक ओपन होगा उसको ड्यूडेनम, और जो पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा उसे इलम, और बीच का पार्ट क्या हो जाएगा? जेजुनम, ठीक है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ड्यूडेनम है और लास्ट पार्ट हमारा क्या है? तो इलम है। और मिडल वाला क्या है? तो जेजुनम है, ठीक है। और ये जो ड्यूडेनम जो होता है वो ज़्यादा कोलाइड नहीं होता, ज़्यादा ऐसे ऐसे घुमाया हुआ नहीं रहता है, लेकिन जेजुनम और इलम हमारा कोलाइड होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। ड्यूडेनम, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ U-shaped structure receives secretion of a liver and pancreas। हाँ, ठीक है। कैसा होता है? तो U शेप में होता है। और यहीं पे हमको पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का और पेनक्रियाज का सिक्रीशन जाता है। तो कौन से पार्ट में जाता है? तो ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में ही हमारा स्टमक का भी सिक्रीशन जाएगा, लीवर का भी जाएगा, पेनक्रियाज का भी जाएगा, और यहीं पे हमारी फूड की कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट हमारा जेजुनम है। ये कितना लंबा होता है? 2 से 4 मीटर। और ये 24 हो गया, ये भी 2 से 4।
2 से 4 का मतलब ये नहीं कि 4 मीटर, ठीक है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, इस टाइप का, उसी के रेंज में। Jejunum, it is a 2 to 4 meter long, bears finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption of food. तो सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है और वहीं पे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। तो अभी हमने देख लिया कि ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ड्यूडेनम में ही लीवर का भी, पेनक्रियाज का भी और स्टमक का भी सिक्रीशन जाता है। फिर आता है हमारा जेजुनम, तो वहाँ पे तुम देखोगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही ना हम लोग बिलाई बोलते हैं। और किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड से मिक्स करवाने में हेल्प करता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जेजुनम में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम बिलाई बोलते हैं। ये फिंगर लाइक क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया हम लोग इंक्रीज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके कम ही टाइम में, ठीक है। तो ये सब हमारे जेजुनम के अंदर होता है। जेजुनम के अंदर से मान लो कि फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई। फिर ये जो इलम होता है, ये भी हमारा 2 से 4 मीटर लॉन्ग होता है। और ये कहाँ ओपन होता है? तो ये ओपन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन हो गई, जेजुनम्स में फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई, लेकिन पूरा फूड तो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कुछ हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है इलम के थ्रू, ठीक है। क्योंकि इलम ही कहाँ ओपन करता है? ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो यही सब हमारा था क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्ट्रक्चर था। इसका फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। फंक्शन में क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो ये सब का सिक्रीशन, लीवर का सिक्रीशन, पेनक्रियाज का सिक्रीशन ले रहा है, प्लस वो अपना कुछ खुद जूस सिक्रेट करता है, जिसे हम इंटेस्टियल जूस बोलते हैं, ठीक है। उसको सर्कस इंटेरियस भी बोला जाता है। वो मिलके पूरे फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। समझ आया? फिर आता है हमारा क्या? फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लगभग कितना बड़ा होता है? बस 1.5 मीटर लॉन्ग्स होता है, ठीक है। हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन 5-6 मीटर लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितना होता है? तो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। लॉन्ग द सिक्कम एट द जंक्शन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, द कोलन एंड द रेक्टम, ठीक है। बोले इट इज़ रफली 1.5 मीटर लॉन्ग, द सिक्कम एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द कोलन एंड द रेक्टम। ये यही बता रहा है ना कि देखो यहाँ पे जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे क्या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? तो वहाँ पे हमारा सिक्कम प्रेजेंट होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये सिक्कम, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा इलम वाला पार्ट जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो कहाँ पे ओपन होता है? तो सिक्कम में ओपन होता है। और सिक्कम कैसा होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया, ठीक है। सिक्कम में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब क्या हुआ है? वैसा बैक्टीरिया जो कि हमारे मतलब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे वो अपना एडवांटेज ले रहा है, और प्लस उस बैक्टीरिया से हमें कुछ एडवांटेज मिल रही है। ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि उस बैक्टीरिया से हमें भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, प्लस मेरे से भी वो बैक्टीरिया कुछ अपना बेनिफिट ले रहा है, म्यूचुअली एक दूसरे से बेनिफिटेड है। वैसे ही ना चीज़ को हम लोग सिम्बायोटिक बोलते हैं। तो जो सिक्कम में बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोटिक नेचर शो करता है। ये क्या करता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे एंटर करता है उससे वो अपना खाना लेता है, ठीक है। तो वो खाना खा के उस अनडाइजेस्टेड फूड को कम करता है, तो हमारे अंदर क्या होती है? इसकी लोडिंग कम होती है। हमारे मतलब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से जो बेकार का चीज़ है वो हटता है, और कम चीज़ हम लोग को बॉडी से एग्जिट करना पड़ता है। तो ये हमारा भी फायदा हुआ, प्लस बैक्टीरिया उससे न्यूट्रिशन ले लिया तो उसका भी फायदा हुआ। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलम ओपन होता है, ठीक है।
फिर ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्लोन बोलते हैं। ये जो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग क्लोन, जो ऐसे जा रहा है इसको ट्रांसवर्स क्लोन, ठीक है। फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको सिग्मोइड बोलते हैं। और ये जहाँ पे ओपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं यहाँ वाला स्ट्रक्चर को। और जिससे हमारे बॉडी के थ्रू एग्जिट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो यही इस फिगर में क्लियर दिखेगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहले क्या हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर, जिसको 1.5 मीटर हिंदी में बोल सकते हैं, उतना लॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जस्ट जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, सिक्कम प्रेजेंट होता है, उसके बाद से क्लोन होता है, फिर हमारा क्या होता है, रेक्टम होता है। तो यही चीज़ था यहाँ पे, जहाँ पे ओपन हुआ उसको हम क्या बोल देते हैं, सिक्कम बोल देते हैं। यहाँ पे ओपन हो रहा है सिक्कम, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा असेंडिंग क्लोन हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसवर्स क्लोन हो जाएगा, ये हमारा डिसेंडिंग क्लोन हो जाएगा, ये हमारा सिग्मोइड हो जाएगा, सिग्मोइड, ये हमारा रेक्टम। और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू बॉडी से एग्जिट करेगा उसे क्या बोल देंगे, एनस बोल देंगे, ठीक है। यही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। कि सिक्कम क्या है, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे इलम ओपन होता है, जो जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड की लोडिंग को कम करते हैं, तो हम लोग कम ही एग्जिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हमारा क्या था, ये असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। फिर हमारा रेक्टम है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए और एनस के थ्रू बॉडी से क्या करता है, एग्जिट करता है, ठीक है। और ये सारे क्लोन का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ वाटर का, कुछ ड्रग्स का, कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो आज हम लोगों ने जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स था उसको कंप्लीट कर लिया है। कल के लेक्चर में हम लोग इसके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई डाउट है अभी आप लोगों को, देन यू कैन आस्क। स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर से एक्सप्लेन करूं, जैसे मैं यहाँ पे फिगर में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा में वो ओपन होता है, पहले वाला ही हिस्सा में ओपन होगा। ये नेम ओके इरेज करके मैं लिख दे रही हूँ। अब ये क्लियर समझ आएगा। अभी फिगर से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क हो गया था, तो बहुत कंजस्टेड लग रहा था। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, और हमें ये भी पता है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहले भाग को हम लोगों ने क्या बोला है, ड्यूडेनम, और जो बीच वाला मिडल वाला उसे हम लोगों ने क्या बोला है, जेजुनम, और जो लास्ट वाला है उसे हम लोगों ने क्या बोला है, इलम, ठीक है। तो स्टोमक हमारा ऊपर होता है, तो पहले वाला ही रीजन में ओपन होगा, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ड्यूडेनम बोलेंगे, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टोमक का पूरा जो कंटेंट है, जो वो लिया था, जो उसका सिक्रीशन था, सब यहाँ पे आ गया। जो फूड वगैरह है सब यहाँ पे आ जाएगा, प्लस लीवर और पेनक्रियाज भी जो इंजाइम सिक्रेट करते हैं वो भी आ जाएगा, और यहाँ पे फूड्स की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद से कंप्लीट डाइजेशन हमारा ड्यूडेनम में हो जाएगा। तब हमारा फूड कहाँ एंटर करेगा, जेजुनम में, और जेजुनम में हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। और यहाँ पे हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फिर वो हमारे सेल्स के पास चला जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद से सारे फूड तो डाइजेस्ट नहीं होते, सारे तो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो ये इलम में एंटर करता है, और इलम के थ्रू कहाँ पे एंटर कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब एंटर कर जाता है। बस यही था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर। आप समझ आया? जैसे देखो स्टमक में मैंने बोला था कि इंस्फिंक्टर होता है, जो इंस्फिंक्टर हमारा कहाँ से एंटर करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये क्या बोलते हैं, स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ऑसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ये जो फूड की रेगुलेशन हुआ, रेगुलेशन मतलब क्या, कंट्रोल, तो इस स्फिंक्टर के थ्रू ये लोग फूड को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लो कि जैसे ही फूड हमारा कहाँ पे गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तब हमारा स्फिंक्टर क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, और ये स्टॉप हो जाता है, तो फूड को कंट्रोल किया, बैक फ्लो को मतलब प्रिवेंट किया। तो यही चीज़ बोल रहा है कि रेगुलेट करता है स्टमक स्फिंक्टर के थ्रू। और डाउट है? समझ आया ना? क्या बोला मैंने बोला कि दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक ऑसोफेगस और एक स्टमक के जंक्शन पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। और एक स्फिंक्टर हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के लास्ट वाले जो पोर्शन होता है वहाँ पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो अब जब भी अगर फूड हमारा ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में वापस ना आए, तो इसके लिए क्या करता है, स्फिंक्टर हमारा क्लोज हो जाता है। वैसे ही ऑसोफेगस से स्टमक में गया तो फिर स्टमक से ऑसोफेगस में ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्लोज हो जाता है। ऐसे ही रेगुलेट करता है, ठीक है। समझ आया ना? और किसी को? आपने बताया कि जो एचसीएल रिलीज होता है, हाँ पेप्सिडोसिन को एक्टिव करता है, हाँ, हार्मोन साइकिल हार्मोन साइकिल ग्लैंड ग्लैंड है, एंजाइम है। और इस एंजाइम में उसको ग्लैंड सीक्रेट होता है, और एचसीएल सीक्रेट होता है, पर उसमें किस प्रकार से HCl सीक्रेट होता है कि क्या सीक्रेट होता है, पहले पेप्सिनोजेन सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस, उसमें सब होता है। लेकिन अगर बाय द वे कोई डिफेक्ट होगा, मतलब हो सकता है अलग अलग इंसान का अलग अलग कंडीशन हो सकता है, तो किसी में HCl की सिक्रेशन कम होती होगी, किसी में पेप्सिनोजेन की कम होती होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिक्रेशन तो सबका होता है। हाँ, कमांड कौन देता है, इसके लिए हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पे जी सेल होता है, जी सेल, ठीक है। बहुत कुछ है, बहुत, लेकिन हायर क्लासेस में कि कौन कमांड देता है कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, कौन उसको इनहिबिट करता है, कौन पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने के लिए कमांड देता है, ये सब हायर क्लासेस में है, ठीक है। हमको याद था लेकिन हम भूल रहे हैं, कुछ सोमैटोसिन, वेगस नर्व्स, जी सेल ऐसे कर करके है, ये सब हायर क्लासेस की चीज़ है। हाँ, म्यूकस और HCl दोनों एक साथ आता है। स्टमक उसको सीक्रेट करता है, पेट के अंदर होता है, ठीक है। HCl अपना काम करता है, म्यूकस अपना काम करता है। वो क्या करता है कि ये अलग अलग जो स्टमक में ना अलग अलग सेल है, ठीक है, वो सेल के बारे में अभी तुम लोग नहीं जानते हो, वो अलग अलग, जैसे एक म्यूकस सेल होता है वो सीक्रेट करता है, म्यूकस नेक सेल उसको बोलते हैं, वो सीक्रेट करता है म्यूकस। एक होता है हमारा HCl को कौन सीक्रेट करता है, पेप्टिक सेल कुछ करके ऐसे कुछ है, पेराइटल सेल, ऐसे करके अलग अलग सेल्स है, अलग अलग वो सीक्रेट करते हैं। स्टमक के अंदर बहुत सारे, ठीक है। जी सेल कुछ और करता है, ये HCl की सिक्रेशन कोई और करता है, ऐसे पेप्सिनोजेन की सिक्रेशन कोई और करता है, अलग अलग सेल्स है। जब हमारे मतलब स्टमक में फूड नहीं होता है तब म्यूकस हमारे इनर मतलब वॉल को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता है? हाँ, मतलब पेट दर्द क्यों होता है?
म्यूकस अगर प्रोटेक्ट भी कर रहा है तो एसीएल भी तो सीक्रेट होगा, तो एसीएल के लिए ना पेप्सिनोजेन मतलब पेप्सिनोजेन होगा, तो वो अगर पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटीन है ही नहीं, तो कन्वर्ट क्यों होगा? कोई भी काम हमारे बॉडी में फालतू का थोड़ी होता है, तो उसको पता है, तो वो फूड की जगह वो उस पर स्टमक भी इफेक्ट दिखाने लगता है, क्योंकि फूड नहीं है वहाँ पे। हाँ, रेनिन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो ग्लैंड मतलब देखो वो सेल्स होते हैं, सेल्स अलग अलग सिक्रीट करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टोमक में एक डक्ट होता है, ठीक है, तो उसी में सिक्रीट होता है, मतलब डायरेक्ट ब्लड में मिक्स नहीं होता, डक्ट में सिक्रीट होता है, बस यही डिफरेंस है। हाँ हाँ, नहीं सब होता है। क्यों? दूध में सिर्फ हमारा प्रोटीन ही मिलता है, दूध को कंप्लीट डाइट क्यों बोलते हैं? हाँ, वाई मिल्क इज नोन एज अ कंप्लीट फूड। सब चीज़ मिलता है तो सब चीज़ की डाइजेशन होनी चाहिए ना, और सब चीज़ के डाइजेशन के लिए सारे एंजाइम्स तो होना चाहिए ना, तो सब होता है। सिर्फ यहाँ पे रेनिन होता है, ये रेनिन डाइजेस्ट करता है इन्फेंट का, पेप्सिनोजेन नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे वाला जो ग्लैंड्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।